आगे बढ़ा देना थोड़ा सा। हम और आप दिगंबर जैनाचार्य श्री पूजपाद स्वामी विरचित जैनेन्द्र व्याकरण जैनेन्द्र महावृत्ति का अध्ययन कर रहे हैं। इस व्याकरण के अध्ययन में व्यंजनांत संधि प्रकरण हमारा चल रहा है, जिसको हल संधि कहते हैं। पूर्व सत्र में हमने और आपने नस छव्य प्रशान सूत्र के माध्यम से प्रयोग सिद्ध किया था। आज हम आपके बीच में नृण धन पाही ये शब्द लेकर आते हैं, और नृण धन पाही कहता है नृणः पी री रुकवा। नृण शब्द से पकार परे रहने पर नकार के स्थान पर री आदेश होता है, पर्याय से रुक आगम भी होता है। अब यहाँ पर जो निरी है, उस निरी के स्थान पर रा आदेश हो जाने पर आगे सूत्र आता है क पौ, अर्थात का और पा के होने पर जो विसर्ग है, उस विसर्ग को का के होने पर जिह्वा मूली और पा के होने पर उपद मानीय प्रयोग होते हैं। और नृण में रहने वाला जो ना है, उस नकार के साथ जैसे कि पूर्व में हम काम करते चले आए कि नकार के स्थान पर सकार आदेश होता है, और नकार के स्थान पर सकार आदेश अनुस्वार पूर्वक होने पर नृंस पाही और नृण पाही ये प्रयोग होता है। ये विकल्प से कार्य करता है, होता भी है और नहीं होता। जब नकार के स्थान पर कोई कार्य नहीं होगा तो प्रयोग सिद्ध हो जाएगा नृण पाही, और यदि कुछ कार्य हो जाता है तो फिर बनेगा नृंस पाही। ये नृणा पीर री रुकवा, यह सूत्र विकल्प से कार्य करता है, और विकल्प से कार्य करने पर री आदेश हो जाने के बाद में फिर सकार और सकार के साथ में फिर वही प्रक्रिया जो हमने पूर्व में सीखी थी नस छव्य प्रशान, उस सूत्र के माध्यम से नृंस पाही और नृण पाही यह प्रयोग सिद्ध होता है। अब ये सूत्र कहता है कह पौ, आधे विसर्ग के सदर्श जो होता है, वह आधे विसर्ग के सदर्श यदि का के पूर्व होता है तो उसको जिह्वा मूली कहते हैं, और यदि पा के पूर्व होता है तो उसे उपद मानीय कहते हैं। अब यहाँ पर कहा धन करोति, का के सामने पूरे विसर्ग थे, और करोति का का के होने पर उस विसर्ग को अर्ध विसर्ग यानी कि जिह्वा मूली, और पाके होने पर अर्ध विसर्ग यानी कि उपद मानीय होता है।
अब ये भी विकल्प से ही प्रक्रिया चलेगी और विकल्प से प्रक्रिया चलने पर कहा करोति और कह करोति माने आधे विसर्ग के समान जिसका प्रयोग किया जाएगा वह जीवामूली और उपदमानी की संज्ञा को प्राप्त होता है और इसका प्रयोग जैन साहित्य और जैन व्याकरण में लगभग उपलब्ध नहीं है। अन्य साहित्य में इस जीवामूली और उपदमानी का प्रयोग प्राप्त होता है। तो यहाँ पर विसर्ग के पूर्व में का, विसर्ग के सामने का और विसर्ग के सामने पा के होने पर उस विसर्ग को आधा विसर्ग के सदृश हो जाता है और जो आधे विसर्ग के सदृश होता है उसको जीवामूली और उपदमानीय कहते हैं। और जीवामूली और उपदमानीय हो जाने पर खरियो कुपु तयो परता रेपस्य का पायती हेतु आदेशो भवतः विसर्जनीयश्च विसर्जनीय भी आदेश होता है और उसको अर्ध विसर्ग भी आदेश होता है, ऐसा जानना चाहिए। अब आगे की प्रक्रिया हमारे बीच में आती है। अगला शब्द हमारे बीच में आता है जिसकी हमें सिद्धि करना है। हमारी फाइल आगे बढ़ती है और सूत्र हमारे बीच में आता है कुपवोस्त्ये। ये बहुत अभी तक आपको इस सूत्र के अंतर्गत कातंत्र रूपमाला के प्रारंभ के संधि के प्रसंग पर इस प्रकार के सूत्र का कार्य आपको नजर नहीं आएगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कुपवोस्त्ये अर्थात पदांत रेपस से सकारादेशो भवति कवर्ग पवर्गादौ त्ये परता। जिस प्रत्यय को हमने किया है उस प्रत्यय के आदि में यदि कवर्ग हो यानी कि पवर्ग हो, कवर्ग और पवर्ग के होने पर जो पदांत रेप है उस पदांत रेप को शकार आदेश होता है। तो यहाँ पर पया धन पासम, वैसे मूल में पयस शब्द है और पयस शब्द के सामने पासम और पयस शब्द के सामने कल्पम, ये दोनों शब्द हमारे बीच में हैं। दोनों अलग अलग हैं, दोनों पदांत हैं और दोनों अलग अलग और पदांत होने पर सर्वप्रथम शकार को विसर्ग आदेश होगा विसर्जनीय साह और विसर्जनीय से सा के होने पर सजुसो रू सूत्र से उसको री आदेश हो जाएगा। सजुसो री सूत्र से जिसको हमने शकार को विसर्ग किया था उसी विसर्ग से पुनः री आदेश होगा और री आदेश होने के बाद में कुपवोस्त्ये सूत्र के माध्यम से सकार आदेश हो जाएगा। यानी कि मूल में पयस शब्द है और पयस शब्द के सकार को पहले विसर्ग आदेश होगा और विसर्ग आदेश होने के बाद में उसको सजुसो री सूत्र से री आदेश होगा और री आदेश होने के बाद ये कहता है कुपवोस्त्ये अर्थात जिस प्रत्यय के आदि में कवर्ग और पवर्ग हो वहां पर वह आदेश जो विसर्ग है उस विसर्ग को सकार आदेश होता है
और सकार आदेश होने पर पयस पासम, यहाँ पर जो विसर्ग का रा किया, रा का फिर पुनः सा होकर पयस पासम और पयस कल्पम, यह प्रयोग सिद्ध होता है। यहाँ पर वार्तिक आती अत्रा झी सा झकस्य ज्ञकस्य वक्तव्यम, अर्थात अत्र अझी, अझी माने झी संज्ञक को छोड़कर, यानी कि अव्ययों को छोड़कर समास के होने पर संज्ञक से, अव्यय संज्ञक के छोड़कर होने पर होता है, ऐसा जानना चाहिए। यह महाभूत यहां पर नहीं होगा। प्रातः कल्पम, ये प्रातः अव्यय है, तो वार्तिक के माध्यम से कह रहे हैं कि अत्र अझी संज्ञकस्य इति वक्तव्यम, माने झी माने अव्यय, अव्यय से रहित अवस्था होगी तभी वह रा जो है उसको शकार आदेश होगा, और अव्यय संबंधी अगर रा है तो उसको सकार आदेश नहीं होगा। यह वार्तिक हमारे बीच में दर्शा रही है। इसीलिए प्रातः कल्पम, ये प्रातर अव्यय है। अव्यय का मतलब होता है झी, जो अव्यय होते हैं उसकी झी संज्ञा होती है। तो यहाँ पर प्रातः, ये प्रातर है, अव्यय है, झी संज्ञक है, और ये सूत्र का अर्थ लगाना झी रहित होने पर रेप के स्थान पर सकार आदेश होता है। तो यहाँ पर प्रत्यय संबंधी पड़े होने पर, तो प्रातः कल्पम में कल्प जो प्रत्यय है, परंतु प्रातः का जो विसर्ग है, ये प्रातर शब्द अव्यय संज्ञक होने के कारण इसको रा आदेश नहीं हुआ। तो जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा, प्रातः कल्पम। और उसके बाद में मुहु काम्यति, ये भी मुहुर शब्द है, अव्यय है। अव्यय के होने के कारण मुहु का जो विसर्ग है उसको रा है, रा को सकार आदेश ना होकर विसर्ग आदेश हो गया है। प्रातः में रहने वाला भी रा है, उसको विसर्ग आदेश हुआ है, और मुंह में रहने वाला भी विसर्ग है, रेप है, उसको सकार आदेश इसलिए नहीं हुआ कि ये प्रातः और मुंह दोनों अव्यय हैं। अव्ययों के सामने कार पावर के होने पर यह आदेश नहीं होता है, ऐसा जानना चाहिए। अब वार्तिक कहती है रे एव काम्य वक्तव्यम, कहते जिसको तुमने री किया हो, अर्थात सजुसो री, सजुसो री सूत्र के माध्यम से जहां तुमने सकार को री आदेश किया हो, उसके होने पर ही काम्य, काम शब्द के होने पर उसको सकार आदेश होता है, ऐसा जानना चाहिए। यानी कि मूल में सी विभक्ति लेकर आए हो और सी विभक्ति का तुमने विसर्ग किया हो, उस विसर्ग का पुनः रा किया हो, उस रा के स्थान पर ही सकार आदेश होता है, ऐसा जानना चाहिए। जो पहले से रा हो उस रा के स्थान पर सा आदेश नहीं होगा। ये वार्तिक का कहना है कि रे एव काम्य वक्तव्यम, जो री है आपने री की हो उसी को कहना चाहिए, और जो शुरू से रा हो उसके स्थान पर यह काम नहीं होता। इसीलिए यह महाभूत यहां भी नहीं होगा। गी
ये गिर शब्द है, गिर। तो गिर शब्द है, यहां पर रा पूर्व से है और पूर्व से होने के कारण उस विसर्ग को काम्यति के होने पर भी शकार आदेश नहीं हुआ, क्योंकि वो कहता है काम में प्रत्यय के होने पर, परंतु ये काम्यति धातु है और इर जो है, तो इर के कारण फिर दीर्घ आदेश हो जाता है, तो गी बन जाता है। इरे, तो यहाँ पर गी काम्यति प्रयोग सिद्ध होता है, विसर्ग को सकार आदेश नहीं हुआ। अब यहाँ पर परोमृ अर्थात जहां पर दो लोग होते हैं वहां पर मृ संज्ञा करने के लिए सूत्र आ रहा है। परोमृ अर्थात प्रकृते हो द्विउक्त हो परो अवयवो मृ संज्ञको भवति। जहां पर दो अवयव हो, यानी कि जहां पर द्वित्व हुआ हो, उसकी मृ संज्ञा होती है। और मृ संज्ञा के माध्यम से इसका क्या कार्य है, इसका क्या फल है, ये आगे के सूत्रों में आपको बताया जाएगा, दर्शाया जाएगा। यहां पर केवल आपको इसके पूर्व में यह समझना है कि पयस पासम, जिस सा को तुमने रा किया है, री किया है, उसी रा के स्थान पर सकार आदेश होता है पासम और कल्पम के होने पर। लेकिन अत्रा झी संज्ञ कस्य वक्तव्यम, और ये जो आदेश होता है झी रहित होता है, अच्छी माने अव्यय नहीं होना चाहिए, अव्यय रहित में ही होता है। और जो अव्यय होते हैं, प्राता है, मुहुर है, इसके रा को सकार आदेश इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये अव्यय संबंधी शब्द हैं, और अव्यय संबंधी शब्द के होने पर पुनः एक बार से कहते हैं रे एव काम्य वक्तव्य। वह री जहां तुमने की हो उसी के स्थान पर यह आदेश होता है, अन्य जगह नहीं। तो यहाँ पर गिर था, उसके गिर को विसर्ग रहा, और यहाँ पर इरे ईर उर ईर रो री रो अर्थात हिरस्व इर हरस्व उर के सामने ईर और ऊर आदेश होकर गी काम्यति प्रयोग सिद्ध होता है। अब परोमृ मृ संज्ञा का कार्य आपके बीच में आगे आएगा, उसकी चर्चा हम अगले सत्र में आपके बीच में करेंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।